Hey, hi, hello everyone. Jai Shri Krishna. This is Sri Krishna Bhajani, and yes, welcome back to my channel. In this video, we are going to revise payment of taxes. पेमेंट ऑफ टैक्सेस में सर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। ये तीन लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एक है अपने पास सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, सो मेजरली ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास सेक्शन 50 ही है, बाकी सबका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर क्या होता है, कैश लेजर क्या होता है और क्रेडिट लेजर क्या होता है। जितनी भी तरीके की लाइबिलिटी होती है आपकी, चाहे वो टैक्स की लाइबिलिटी हो, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी हो, पेनल्टी हो, कोई भी तरीके के ड्यूज हो, वो सब कहाँ पर सर जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के डेबिट में आपकी सारी क्या रहती है? लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, लेजर से तो डेबिट में लाइबिलिटी रहती है। देन आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यहाँ पर क्या होता है सर, आप एक चालान जनरेट करते हैं। चालान जनरेट करने के बाद जो कैश रहता है वो आपका कहाँ क्रेडिट हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है सर? जितने भी आपके पास जो क्रेडिट होता है, आईटीसी रहता है, वो कहाँ जाके क्रेडिट होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, अब ये जो सारी लाइबिलिटीज है ये तो आपको पेमेंट करनी है। किससे पेमेंट करोगे? या तो आईटीसी से पेमेंट करोगे या तो फिर कैश से पेमेंट करोगे। तो फिर जब आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करना होता है, क्रेडिट जो आपने अवेल किया है दैट विल बी क्रेडिटेड एंड उससे जो पे करोगे वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपके लाइबिलिटी लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी आपकी सेट ऑफ होगी। वैसे ही कैश लेजर में आपके पास कैश क्रेडिट हुआ था और पेमेंट जब आप करोगे तो डेबिट हो जाएगा और इससे जो पेमेंट करोगे लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी लेजर में ये सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें सेट ऑफ हो जाएगी और ये मैंने दोनों आपको बता दिया। तो ये बेसिक था आपका कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी, कैश और क्रेडिट लेजर कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू पेमेंट्स टू बी मेड इन जीएसटी। जितने आपको तो पता है इंट्रा के लिए, इंटर के लिए क्या क्या होता है। ठीक है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, वैसा इजी सा आएगी। उसके बाद सर की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या करोगे सर? चालान जनरेट करोगे फ्रॉम व्हाट? जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान। मतलब आप मैनुअली चालान को प्रिपेयर नहीं करोगे, आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही चालान जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो फैसिलिटेट करता है सर टैक्स पेयर को बाय प्रोवाइडिंग व्हाट? हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एंड देन कन्वीनियंस रहता है, रियल टाइम डेटा रहता है फॉर टैक्स कलेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, पेपरलेस ट्रांजैक्शन, स्पीडी अकाउंटिंग। ये सारे आपके की फीचर्स है पेमेंट प्रोसेस के। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस। नाउ सेक्शन नंबर 49 टॉक्स अबाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स। सर यहाँ पर रूल 85 में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी शैल बी मेड। मैंने आपको यहाँ पर बताया था स्टार्टिंग में कि लाइबिलिटी का पेमेंट कैसे होता है? बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि इन दोनों को डेबिट करने से आपकी लाइबिलिटी पे ऑफ होती है। ठीक है, तो देखो सो डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। डेबिट इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट कब होता है? जब आपके पास जो भी अमाउंट्स पेबल होते हैं वो यहाँ पर डेबिट होते हैं। ठीक है, तो कौन से अमाउंट्स होंगे सर आपके? टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, एनी अदर अमाउंट एज पर रिटर्न फाइल। जो अपने रिटर्न फाइल के उसके आप अकॉर्डिंग क्या निकाल लोगे? टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, ये सब आपका लाइबिलिटी लेजर में आके डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड एनी अदर अमाउंट डिटरमाइंड इन अ प्रोसीडिंग बाय अ प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू अगर प्रोसीडिंग में कुछ ऐसा अमाउंट निकलता है तो वो भी आपके लाइबिलिटी लेजर रजिस्टर में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंड कोई भी अदर अमाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, सारे सारे इंटरेस्ट टाइम टू टाइम क्या हो जाएंगे? यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, ऑल अमाउंट्स पेबल। ठीक है, तो देखो सर यहाँ पे वही लिखा है कि पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर हिज रिटर्न। डेबिट होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्रेडिट होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में। ठीक है, तो देखो लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हमने पढ़ तो लिया, कुछ कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप पे कर सकते हो। कौन से पेमेंट सर? जैसे कि टीडीएस अंडर सेक्शन 51, टीडीएस अंडर सेक्शन 52, उसके बाद आरसीए में जो अमाउंट्स पेबल होते हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आगे आपको बताऊंगी कि उससे क्या क्या पेमेंट हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही सिर्फ ये सारे पेमेंट होंगे। ठीक है, अमाउंट पेबल अंडर आरसीएम, अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 10 दैट इज कंपोजिशन स्कीम। उसके बाद सर
इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर अमाउंट, सारा तो कैश लेजर से पेमेंट हो रहा है। यस, ये सब कैश लेजर से ही पे होता है। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से क्या होता है। जो टैक्स का अमाउंट है ना सर, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, ये जो टैक्स ड्यूज का अमाउंट होता है ये दोनों लेजर से पे हो सकता है, मतलब क्रेडिट से भी और कैश से भी। बट बाकी सारे अमाउंट जो होते हैं, कौन से इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी, फी, उसके बाद ये आरसीए में आपको टैक्स जो पे करना होता है, कंपोजिशन स्कीम में जो आपको टैक्स पे करना होता है, ये सारे अमाउंट्स आप क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते। दैट शुड ओनली बी पेड थ्रू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए ही आप क्या करते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करते हो। ये जो आईटीसी है वो आपका और कोई पेमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, डन सर, डन। हाँ, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अब जैसे आपको लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, कौन सी लाइबिलिटी पहले डिस्चार्ज होगी और कौन सी बाद में। तो देखो, पहले जो भी प्रीवियस टैक्स पीरियड की लाइबिलिटीज होगी वो ड्यूज आप सेटल कर दो। तो फिर उसके बाद बचेगा जो पैसा, उसको आप फिर कहाँ पे यूज करोगे, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करेंट टैक्स पीरियड, एंड देन एनी ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड रिकवरी जो प्रोसीडिंग होगी, या तो फिर जो सेक्शन 73 74 आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगी। 73 कब लगता है, जब आपने फ्रॉड नहीं किया होता, बट स्टिल आपसे कुछ गलतियां होती है जहां पर आपके पास ड्यूज डिमांड रिकवरी के प्रोसीडिंग्स होते हैं। एंड 74 क्या होता है सर, जहां पे आपने फ्रॉड करके कुछ ना कुछ टैक्स आपसे वसूल किया जाता है, पेनल्टीज ड्यूज वसूल किए जाते हैं। तो ये सारा था आपका क्या, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर ओवर। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, देखो, आईटीसी एज असेस्ड इन मंथली रिटर्न, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। एंड क्रेडिट इन दिस लेजर वो यूज होगा पेमेंट ऑफ ओनली टैक्स, सिर्फ टैक्स पे करने के लिए, एंड नॉट फॉर अदर पेमेंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, ये सब पे करने के लिए यूज नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आपको ये चीज तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी, बट ठीक है फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्या होता है, देखो, आपके पास जब आईजीएसटी का क्रेडिट होता है, सबसे पहले उसको आईजीएसटी का लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करो, इसको पूरा एग्जॉस्ट कर दो। ठीक है, इसको पूरा एग्जॉस्ट कर दो, एंड देन बच जाएगा तो फिर सी और एस को यूज करना, सी और एस को पे करने के लिए आईजीएसटी को यूज करना। देन सेकंड चांस आता है आपका सीजीएसटी का। सीजीएसटी को पहले देखो, फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा है, ये पहले इसको यूज कर लेना। सीजीएसटी का अगर क्रेडिट बचता है तो एसजीएसटी को यूज करने के लिए, पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सेकंड फिर आता है बचेगा तो फिर आईजीएसटी में यूज कर लेना। वैसे ही आपके पास सेम एसजीएसटी, यहाँ पर पहले आप एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी खत्म करो, एंड स्टिल अगर क्रेडिट कुछ बच जाता है तो वो क्रेडिट किसको पे करने के लिए यूज करना, आईजीएसटी को। सिंपल सिंपल। Now we have two rules, Rule 86A and 86B. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger. क्या कंडीशन है सर, अगर ऐसा लगता है किसको, कमिश्नर को या फिर ऑफिसर को, है ना, अथोराइज्ड बाय हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन एसी, उसके पास रीजन है बिलीव करने का कि आईटीसी जो अवेलेबल है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो जो है ना वो आपने फ्रॉड्यूलेंटली अवेल किया है, दैट इज नॉट, दैट इज मीन्स आप एलिजिबल नहीं थे उस आईटीसी को अवेल करने के लिए, इनएलिजिबल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, फिर प्रोहिबिट कर देगा उस आईटीसी के यूज करने के लिए फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 49 एंड क्लेम ऑफ एनी रिफंड ऑफ एन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। मतलब जैसे यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी आईटीसी था, कमिश्नर और प्रॉपर ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि ये जो है वो आपने फ्रॉड्यूलेंटली अवेल किया है। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंटली अवेल किया है, तो यहाँ पर आपको ना तो टैक्स पे करने के लिए इसको यूज करने देगी और ना ही इसका रिफंड लेने के लिए आपको यूज करने देगी, इसको प्रोहिबिट कर देगी। ठीक है सर, ये था आपका रूल 86A। And now rule 86B talks about what, restrictions on the use of amount available in इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कुछ रेस्ट्रिक्शन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, रूल 86 भी रेस्ट्रिक्ट करता है अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो एक रजिस्टर्ड पर्सन भी यूज कर सकता है, कैन यूज टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टू 99% ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन केसेस where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceed 50 lakh rupees। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी तो यूज करते ही हो, आपको 99% तक आप उसको आईटीसी को यूज कर लो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट करने के लिए, बट
1% आपको किससे पे करना पड़ेगा सर? कैश, नगद कैश से पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये रेस्ट्रिक्शन और ये कंडीशंस आपको समझ आ गई। नाउ कमिंग टू द कॉमन पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर। देखो सर क्या बोलता है, व्हेन अ पर्सन क्लेम्स अ रिफंड, जब एक पर्सन रिफंड क्लेम करता है, कहाँ सर? या तो वो कैश में, जो कैश लेजर में जो पैसा डिपॉजिट कराया था उसको वापस चाहिए, तो उसने रिफंड क्लेम किया होगा, या फिर क्रेडिट लेजर में जो उसके पास आईटीसी पड़ा है, अब उसको यूज नहीं करना है, ठीक है, तो वो भी उसका क्या ले सकता है? रिफंड ले सकता है। ठीक है, तो जैसे ही वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा ना, तो जो जो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हुए थे वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो जो अमाउंट क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हुए थे वो भी डेबिट हो जाएंगे। देखो, रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर डेबिटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लेजर। उसके बाद अगर रिफंड रिजेक्ट हो जाता है, या तो फुल्ली या तो पार्टली, तो जो रिजेक्टेड अमाउंट है वो एक तो डेबिट हो गया था पहले, तो जब आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए, फिर जब वो रिजेक्ट हो गया रिफंड, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका री क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, टू द प्रोस्पेक्टिव लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर थ्रू प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। नाउ एक यूआईएन जनरेट होता है, यूआईएन नंबर जनरेट होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल फॉर एवरी डेबिट और क्रेडिट एंट्री मेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर। एक एक एंट्री, हर एक डेबिट और क्रेडिट एंट्री के लिए जो आप कहाँ पे करते हो? कैश और क्रेडिट लेजर में करते हो, हर एंट्री के लिए कॉमन पोर्टल पे क्या जनरेट होता है सर? यूआईएन जनरेट होता है। ठीक है, देन यूआईएन रिलेटेड टू एनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। अगर यूएन किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड है, जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई है, वो भी रिकॉर्ड होगा कहाँ पर सर? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में। ठीक है सर, नाउ कमिंग टू, अपने दोनों लेजर्स हो चुके हैं, क्रेडिट और लाइबिलिटी। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये एक तरीके का बैंक है, ऐसा डिपॉजिट कराओ या तो फिर विड्रॉ कराओ, यहाँ पर ऐसा तो हर टाइप के पेमेंट इससे हो जाते हैं। ठीक है, सो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज एन अकाउंट जहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिट और रिसीट्स एंड इट यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स लाइबिलिटीज आर मेंटेन। ठीक है, तो जो कैश रिसीट्स होती है वो आपका ऐड हो जाता है और डेबिट हो जाता है, और यहाँ पे जो लाइबिलिटी पेमेंट है वो, सॉरी, कैश रिसीट्स क्रेडिट हो जाते हैं और लाइबिलिटी क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, कैश रिसीट्स यूजिंग ऑनलाइन मोड और ओटीसी, ओवर द काउंटर डिपॉजिट्स, ये सब मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो, मोड्स ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपको अगर कैश डिपॉजिट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप पहले कैश डिपॉजिट करोगे तभी ना आगे पे कर पाओगे, है ना? तो फिर जब आप कैश डिपॉजिट करते हो उसके लिए दो मोड्स होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट। ऑनलाइन में वही इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, आईएमपीएस और यूपीआई। ऑफलाइन पेमेंट में क्या होता है सर? एनईएफटी, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब आप काउंटर में जाके कैश जमा करवा रहे हो, आप काउंटर में जाके चेक जमा करवा रहे हो। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है, आप जाके चेक जमा करवा रहे हो। तो फिर ओटीसी में जो ओवर द काउंटर पेमेंट्स होते हैं उसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ₹10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड बाय कैश और चेक और डिमांड ड्राफ्ट। मतलब आप 10,000 तक का ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 10,000 से ज्यादा आपकी पर टैक्स पीरियड मतलब मान लो आपको मार्च मंथ का पेमेंट करवाना है, ठीक है, तो पर टैक्स पीरियड अगर आपका 10K से ज्यादा रहा तो फिर आप ओवर द काउंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट थी। यहाँ पर एक चीज देखना कि जो ओवर द काउंटर का रेस्ट्रिक्शन है 10,000 वाला, ऑफ 10,000 शेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन डिपॉजिट्स मेड बाय। अगर ये सारे लोग डिपॉजिट करते हैं, ये सारे लोग 10,000 ओवर द काउंटर पेमेंट करते हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन लोग कितना भी अमाउंट बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा सकते हैं, ओवर द पेमेंट कर सकते हैं। सो प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड, अगर उन लोगों को कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर हुए इंक्लूडिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स और सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये लोग कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली अगर लोग ने जो भी रिकवरी की है ना, जो भी सेल किया है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके जो पैसे आए हैं, दे विल व्हाट दे विल डू, यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? बैंक में जाके उसको डिपॉजिट करवाएंगे, राइट? टू कलेक्ट द अमाउंट बाय वे ऑफ कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन। अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों को कुछ ऐसा पेमेंट मिलता है, कैश चेक, ये सब, तो लोग कहाँ जाके डिपॉजिट करवाएंगे? बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, ठीक है, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या तो फिर पर्सन जो कमिश्नर ने नोटिफाई किया है, ये सारे लोगों को 10,000 वाला रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है सर, ओके। देखो, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ
टैक्स ड्यूज, विच डेट इज कंसिडर्ड एज डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द टैक्स ड्यूज, कौन सी डेट कंसिडर करी जाएगी? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, वो आपका टैक्स ड्यू का डिपॉजिट डेट कंसिडर किया जाएगा क्या? नहीं। डेट ऑफ पेमेंट? नहीं। डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट बाय ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट बाय डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट हो जाएगा तो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट होगा, तब जाके माना जाएगा कि आपका क्या हुआ है? डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज हुआ है। ठीक है सर, डन। जैसे कि आपका सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ चालान होता है ना, एक सीपीआईएन जनरेट होता है। सीपीआईएन क्या होता है? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक 14 डिजिट यूनिक नंबर होता है, हर एक चालान के लिए जनरेट होता है। जितना भी बार आप चालान जनरेट करोगे ना, सीपीआईएन जनरेट होगा, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द चालान। ठीक है, ये कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 15 दिन के लिए ये चालान का नंबर वैलिड रहता है, सीपीआईएन वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद सिम क्या होता है? सिम क्या होता है सर? ये कौन जनरेट करता है? बैंक जनरेट करती है। ठीक है, बैंक क्या क्यों जनरेट करती है? जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो वो क्या जनरेट करती है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कैसे बनता है? जो आपने ऊपर पढ़ा ना, 14 डिजिट का सीपीआईएन प्लस वो 3 डिजिट का बैंक कोड उसमें लगा देती है। इससे क्या पता चलता है कि पेमेंट सक्सेसफुली क्रेडिट हो चुका है गवर्नमेंट के अकाउंट में। ओके सर, तो ये 17 डिजिट का नंबर होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, which confirms the payment has been realized and communicated to both taxpayer and GST. Done. फिर आता है आपके पास एक ट्रांजैक्शन नंबर जो बैंक प्रोवाइड करती है फॉर पेमेंट मेड अगेंस्ट अ चालान, जो होता है बैंक रेफरेंस नंबर। एंड इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, ये क्या होता है सर? ये एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है ऑफ एन ऑथोराइज्ड बैंक फॉर हैंडलिंग जीएसटी पेमेंट। मतलब एक ऑथोराइज्ड बैंक होती है जो ऑथोराइज किया गया गवर्नमेंट ने, जो क्या हैंडल करती है? सारे के सारे जीएसटी पेमेंट। एंड हर एक बैंक क्या नॉमिनेट करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच फॉर पैन इंडिया ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच जो है opens accounts under each government major head एंड जो भी अमाउंट रिसीव होता है वाया दिस ईएफपीबी वो क्रेडिट हो जाता है टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकाउंट, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंट के लिए भी एक स्पेसिफाइड अकाउंट होना जरूरी है। तो हर एक बैंक क्या नॉमिनेट करती है? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। ओके, फॉर एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस पेमेंट्स आरबीआई एक्ट्स एज ईएफपीबी। तो ये सारे जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना उसके लिए कौन ईएफपीबी होता है? आरबीआई एक्ट एज वॉज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। समझ आ गया? ओके, नाउ फॉर पेमेंट ऑफ चालान अमाउंट, अगर कोई कमीशन भी पे होता है, कोई कमीशन पे करना पड़ता है, कुछ चार्जेस, कुछ ब्रोकरेज, इट शैल बी बोर्न बाय पर्सन मेकिंग सच पेमेंट। बोर्न बाय पर्सन मेकिंग सच पेमेंट, जो पर्सन पे करता है ये सारे अमाउंट टैक्सेस वगैरह, तो कमीशन भी लगता है तो वो ऐड करके उसको ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, now rule 88, what is this? Identification number for each transaction, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मैंने आपको यूएएन बताया था वो जनरेट होता है एट कॉमन पोर्टल फॉर ईच डेबिट क्रेडिट टू एनी ऑफ दोस थ्री लेजर। ये तो मैंने पढ़ चुका है। कमिंग टू मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना सर, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दो तरीके के हेड्स होते हैं, मेजर हेड एंड माइनर हेड्स। मेजर हेड्स में क्या आता है सर? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। फिर ईच ऑफ दीज मेजर हेड्स, इन हर एक हेड में 5 माइनर हेड्स होते हैं। मतलब आईजीएसटी का 5 माइनर हेड क्या होगा? आईजीएसटी का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और अदर्स। वैसे ही सीजीएसटी का कौन सा माइनर हेड होगा? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर्स। सेम विद दिस। ठीक है, डन। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक टैक्स मेजर हेड के अंदर सारे जो माइनर हेड्स होते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हो? कैश लेजर में आपके पास जो भी हेड्स होते हैं आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। क्या ट्रांसफर कर सकते हो? मान लो अगर आपके पास सीजीएसटी का इंटरेस्ट हेड में जो पैसा था वो आपको ट्रांसफर करना है, कहाँ ट्रांसफर करना है? मान लो एसजीएसटी के पेनल्टी के हेड में, तो क्या ट्रांसफर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। So registered person may transfer amounts from one head to another, minor or major, by filing what GST PMT 09, एक फॉर्म होता है उससे आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे देखो सर, देयर इज अ सिंगल चालान प्रिस्क्राइब फॉर ऑल टैक्सेस, फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड अदर पेमेंट्स। एक सिंगल चालान जनरेट करना होता है और सिंगल चालान होता है जो सब टाइप के टैक्सेस को, मतलब हर टाइप की लाइबिलिटी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, इसके सब के लिए एक चालान जनरेट करना होता है। ठीक है ना, रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना
वो ट्रांसफर कर सकता है कोई भी अमाउंट जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है, अवेलेबल है। कहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है सर? टू द कैश लेजर फॉर सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब एक एंटिटी है, उसका डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो यहाँ इसके क्रेडिट लेजर में से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से क्या वो डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। ठीक है, वो बिल्कुल करवा देगा बाय फाइलिंग व्हाट जीएसटी पीएमटी 09। बट प्रोवाइडेड, क्या लिखा है? प्रोवाइडेड नो सच ट्रांसफर शेल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी इन हिज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। मतलब बेटा पहले आप अपना चेक कर लो, अपने आपके पास तो कुछ ड्यूज तो नहीं है ना। अगर आपके पास ही ड्यूज है, आपके पास ही लाइबिलिटी रखी हुई है, तो आपको क्यों होशियारी मार के कैश ट्रांसफर करना है? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खुद की लाइबिलिटीज क्लियर करो, फिर दूसरे की हेल्प करो। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम वन हेड टू अनदर वुड बी कंसिडर्ड एज अमाउंट रिफंडेड एंड अमाउंट ब्रॉट बाय ट्रांसफर टू वन हेड फ्रॉम अनदर शैल बी कंसिडर्ड एज अमाउंट डिपॉजिटेड। मतलब एक हेड से आप अमाउंट ट्रांसफर करके दूसरे हेड में डिपॉजिट कर दोगे तो उसको ऐसा माना जाएगा कि एक रिफंड हो रहा है और दूसरा डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, नाउ सेक्शन 53A, when an amount is transferred from electronic cash ledger under CGST Act to the SGST और UTGST ledger, तो वहां पर फिर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, वही इक्विवेलेंट अमाउंट स्पेसिफिक और रिस्पेक्टिव स्टेट में जाके ट्रांसफर कर देगी। ठीक है सर, डन। सो वी हैव डन अवर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी एंड नोट्स से काफी आपको हेल्प होगी। सो फॉर नोट्स गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, कमिंग टू सेक्शन नंबर 50, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या होता है सर? देखो, आपको इंटरेस्ट लगेगा अगर आप टैक्स डिले पे करोगे, तो आप टैक्स लेट से पे करोगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कितना है? 18% पर एनम। ठीक है, अगर आपने आईटीसी को रॉन्गफुली अवेल करके यूटिलाइज कर लिया है तो भी आपको 18% पर एनम का टैक्स इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, आप देखो, अगर आपने मान लो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास आईटीसी जमा हो गया जमा। ठीक है, ये तो जमा जो हो गया है ना, इसको आपने अभी तक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए यूटिलाइज नहीं किया है, सिर्फ रखा हुआ है। कुछ यूज किया क्या? नहीं किया। भले रॉन्गफुली अवेल किया है बट यूटिलाइज तो नहीं किया है। तो जब तक आप यूटिलाइज नहीं करते हो ना, तब तक 18% पर एनम का आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, देखो, आईटीसी अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, तो नो इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आईटीसी आपने अवेल्ड भी किया है, यूटिलाइज्ड भी किया है, वहां पर आपको इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द रिवर्सल डेट। जब तक रिवर्स नहीं कर देते उस दिन तक आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी आते हैं आपके पास रूल 88 भी, जो बताता है मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। सो वेयर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड आर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 39। अगर आपने ड्यू डेट के बाद टैक्स डिक्लेयर किया है रिटर्न में, तो फिर आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% पर एनम का। शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द टैक्स पीरियड बाय डेबिटिंग व्हाट? ई कैश लेजर। बाय डेबिटिंग व्हाट? ई कैश लेजर। ठीक है, डन। अच्छा, ये देखो, ई कैश लेजर बोला मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट आपको कैश लेजर से ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपके पास 500 रुपए, इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके पास 100 रुपए का, तो आपको 400 रुपए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करने हैं एंड इसमें कितना लगेगा? आपका इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम का। ठीक है, in all the other cases interest shall be calculated on the gross amount unpaid from due date till the date of payment। बाकी केसेस में क्या होता है, मतलब जहाँ पे आईटीसी वाला केस नहीं होता, तो फिर क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर आप? ग्रॉस अमाउंट अनपेड फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, नाउ interest on ITC wrongly availed and utilized shall be calculated from the date of utilization till the date of reversal or date of tax, मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स। आईटीसी जो आपने रॉन्गली अवेल किया है उसमें भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अवेल्ड एंड यूटिलाइज, ध्यान रखना, अवेल भी किया प्लस यूटिलाइज भी किया है रॉन्गली, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे? जिस दिन आपने यूटिलाइज किया है टिल द डेट ऑफ रिवर्सल और पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ITC wrongly availed constitute to have been utilized
when the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed, and the extent of utilization would be the amount by which balance falls short. Okay, देखो सर, सो देखो मैं इसका एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ये चीजें फटाफट क्लियर हो जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल दिख रहा है ना, आपने मई 25 में क्या किया कि मई 25 का रिटर्न कब फाइल करोगे? 3B 20 जून को, ठीक है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अब आपने मान लो सेल किया, ठीक है, कुछ गुड्स का सेल किया, उसका आपके पास आउटपुट टैक्स जो है वो कितना है? 100 रुपीज, ठीक है। एंड आपके पास आईटीसी कुछ आपने परचेस किया हुआ जिसका आईटीसी आपके पास है 350, ठीक है। अब सर इस 350 में से ना क्या हुआ कि आपने 200 रुपए का आईटीसी गलती से अवेल कर दिया था, रॉन्गफुली अवेल कर दिया था। गलती से मतलब एक रॉन्गफुली, आपको अवेल नहीं करना चाहिए था, आप एलिजिबल नहीं थे 200 रुपीज का आईटीसी अवेल करने के लिए, मतलब स्टिल आपने क्या कर दिया, उसको अवेल कर दिया। हो सकता है कि आपने कुछ गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो, पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिए हो और आपने उसका आईटीसी बिजनेस में अवेल कर लिया, तो ये हो गया आपका रॉन्गफुली अवेल आईटीसी 200 का। 150 रुपए आपने ठीक से अवेल किए, करेक्टली अवेल किए, ठीक है। अब देखो आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था आईटीसी का, पहले से आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ था 200 का, जिसमें इस मंथ का आईटीसी भी आपने क्या कर दिया, ऐड हो गया, ठीक है। अब टोटल आईटीसी कितना है? 550 और आउटपुट टैक्स कितना था? 100 आपने पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 450। 550 माइनस 100 450, ठीक है सर। अभी जून मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आपको पता ही नहीं ना, आपको अभी नहीं पता कि आपने ये गलत आईटीसी अवेल किया, आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो देखो जून 25 में आपने सेल किया था आउटपुट टैक्स जिसमें आपका लगा था 150 रुपए, बैलेंस कितना था? 450, आपने 150 रुपए पे कर दिया, बैलेंस कितना बचा? 300, ठीक है। अब जुलाई 25 और नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, आपके पास आउटपुट टैक्स कितना था? 120, बैलेंस कितना बचा हुआ था? 300 का। अब इस 300 में से आप ध्यान से देखना कि आपके पास एक तो 120 जो था ना आउटपुट टैक्स वो आपने यूटिलाइज कर लिया, बैलेंस कितना बचा? 180, ठीक है। अब 300 में से जो 200 था वो रॉन्ग आईटीसी था और 100 क्या था? वो सही आईटीसी था। अब ये 180 बैलेंस बचा है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि मान लो अक्टूबर मंथ में आपको पता चला कि शिट 200 का जो आईटीसी था मैंने पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो गुड्स लिए थे उसका मैंने आईटीसी बिजनेस पर्पस के लिए अवेल कर लिया। नाउ व्हाट ही नीड्स टू डू, उसको 200 रुपए क्या करने पड़ेंगे? रिवर्स करने पड़ जाएंगे, पे बैक करने पड़ जाएंगे, ठीक है। क्या पूरे 200 पे आप इंटरेस्ट लगा दोगे क्या? बताओ, क्या पूरे 200 पे इंटरेस्ट लगा दोगे क्या? नहीं। देखो यहाँ पर क्या था, टोटल 550 था, 550 में से 100 आपने पे किया, ठीक है। तो 550 में से जरूरी थोड़ी है कि आपने जो 100 पे किया वो रॉन्गफुली अवेल आईटीसी से ही पे किया है, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास अभी 300 रुपए का बैलेंस पड़ा है, ठीक है, जिसमें से 100 राइटफुल मतलब सही आईटीसी है ना। यहाँ पर लेकिन दिक्कत हो गई ना, यहाँ पर आपके पास 200 का क्या था? रॉन्गफुली अवेल्ड आईटीसी, उसमें से 180 का बैलेंस बचा है। मतलब क्या आपको नहीं लगता कि जो आपने 120 पे किया है, वो जो आपने पेमेंट किया है उसमें आप देखो 100 जो है वो सही आईटीसी था, तो मतलब 120 पेमेंट में जो 100 था वो तो सही पेमेंट था, सही आईटीसी से पेमेंट किया था आपने, ठीक है। बट 100 प्लस आप अगर 20 करोगे, क्योंकि 120 टोटल था, 120 में से 100 आपने सही से अवेल किया था, उसको यूटिलाइज किया, और बचा हुआ 20 क्या था सर? ये आपने इस गलत आईटीसी से इसको पेमेंट कर दिया, यूटिलाइज कर दिया मतलब, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे लगता है सर? क्या अवेल्ड पे लगता है या फिर अवेल प्लस यूटिलाइज्ड पे लगता है? हमने शुरू के सेक्शन 50 में ही पढ़ा था कि अवेल्ड में इंटरेस्ट नहीं लगता सर। जब तक अवेल करके आप उसको यूटिलाइज नहीं कर लेते ना, तब तक आपके पास 118 पर जो 18% का आईटीसी नहीं लगता है। तो आपने भले 200 रुपीज का आईटीसी अवेल तो कर लिया, बट उसमें से जो 20 रुपीज था रॉन्गफुली अवेल्ड का पार्ट, वो आपने कब यूटिलाइज किया सर? वो आपने यूटिलाइज किया जुलाई 25 मंथ में, ठीक है, जिसका आपने रिटर्न कब फाइल किया था? 30th सॉरी 20th अगस्त को, राइट राइट।
तो देखो नाउ यू हैव टू रिवर्स व्हाट रॉन्गफुली रिवर्स द रॉन्गफुली अवेल्ड आईटीसी दैट इज 200 वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस पे लगेगा और कब तक का लगेगा? यूटिलाइजेशन डेट से इंटरेस्ट लगता है, रिवर्सल जब तक आप उसको रिवर्स नहीं कर देते उस दिन तक। ठीक है, ओके। सो इंटरेस्ट 20 अगस्त से 20 नवंबर तक आप एक बार डेज कैलकुलेट करना। इतना जितना यूटिलाइज किया उतने में ही आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। समझ गए सर? इजीली हो मतलब आई होप सो कि इस एग्जाम्पल से इजीली आपको वो चीज समझ आई होगी। अब आप लोगों को पढ़ो, आप लोग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। देखो, आईटीसी wrongly availed constitute to have been utilized when, कब माना जाएगा कि जो आपने wrongfully आईटीसी अवेल किया था वो आपने यूटिलाइज कर लिया। तो कब माना जाएगा? जब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी wrongly availed। मतलब wrongly availed अपने केस में एग्जांपल कितना था? 200 का जो wrongfully availed आईटीसी था उससे कम अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस हो जाता है तो आपको मानना है कि अब इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा एंड द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन वुड बी द अमाउंट बाय विच द बैलेंस वाज शॉर्ट। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, चार्ज होगा टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच आईटीसी। ये क्या बोल रहा है सर? when balance falls below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax through return, so आपका डेट क्या रहेगा? ड्यू डेट टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द सेम रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन आप कब मानोगे? जब रिटर्न फाइल करने वाले हो तो या तो ड्यू डेट या तो एक्चुअल में जिस दिन आपने फाइल किया। अब मान लो आपने जुलाई का रिटर्न अगस्त में ना फाइल करके सितंबर में किया है, ये तो आपने लेट फाइल कर दिया। उसकी ड्यू डेट क्या थी? 20 अगस्त। तो आपको अर्लियर डेट लेनी है। ठीक है, अर्लियर डेट लेनी है। एंड इन ऑल अदर केसेस जब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट होगा व्हेन द बैलेंस फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। तो ये था आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच आईटीसी। ओके, अभी देखो ये वाला, ये इशू क्या था? पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ फिर ये पढ़ रीड करवाऊंगी। ठीक है, देखो मान लो ये जो आपने आईटीसी था ना यहाँ पे 200 का रॉन्गफुली अवेल कर लिया था, वो मान लो आपका था ये आईजीएसटी का आपने 200 आईजीएसटी का पार्ट था वो। ठीक है, जो आपने आईटीसी रॉन्गफुली अवेल कर लिया था दैट इज ऑफ व्हाट? आईजीएसटी। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बैलेंस होता है, जो लेजर होता है, उसमें आपके पास तीनों हेड्स के बैलेंस दिए जाते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लो कि आईजीएसटी का बैलेंस था 150, सी और एस का था 80। अब क्या हुआ? ये तो हाँ देखो, अब क्या हुआ ना, यहाँ पर टोटल अगर आप करोगे तो 310 आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि क्या आप ऐसा मानोगे क्या कि 200 का जो आईटीसी आपने रॉन्गफुली अवेल किया था उसमें से 150 गुड बट 50 जो है वो आपने रॉन्गफुली अवेल कर लिया? क्या आप ऐसा मानोगे? या तो फिर आप टोटल बेसिस पर मानोगे? टोटल बेसिस पर क्या ऐसा मानोगे क्या कि यहाँ पे जैसे 310 है और अभी ये 200 है तो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये तो अभी एक्सीड कर रहा है, बैलेंस तो फॉल हुआ ही नहीं है। अगर बैलेंस फॉल होता इससे मतलब मान लो ये हो जाता 180, ये 200, तो क्या 20 रुपीज पे तब आईटीसी लगता? ये तो भी ज्यादा है, तो कब आईटीसी लगेगा सर? देखो आपको कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पर कंपेयर नहीं करना है, आपको टोटल लेना है। टोटल में आपका आईटीसी कितना है सर? 310। क्या इस बैलेंस से शॉर्टफॉल हुआ? क्या नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि टोटल जो है वो आपके रॉन्गफुल आईटीसी से ज्यादा है। ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पर ऐसे कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि आपको भी पता है अभी भी आईजीएसटी जो है वो किसी के भी पेमेंट के लिए यूज हो सकता है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में आपने बताया था। ठीक है, सो देखो अब आप पढ़ो, issue in cases of wrong availment of IGST credit by registered person and reversal thereof for interest calculation whether balance of only आईजीएसटी क्रेडिट नीड्स टू बी कंसीडर्ड। क्या सिर्फ आईजीएसटी का बैलेंस कंसीडर करना है या तो फिर आपको टोटल आईटीसी जो अवेलेबल है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टेकन टुगेदर हैज टू बी कंसीडर्ड। तो क्लैरिफिकेशन क्या दे दिया सर? टोटल आईटीसी अंडर आईसीएस taken together has to be considered क्योंकि balance in any of the heads can be utilized for payment of IGST liability क्योंकि IGST liability सबके पेमेंट के लिए भी यूज हो सकता है और बाकी जो C और S होते हैं वो IGST की लाइबिलिटी को पे करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो आप ऐसे सिंगल इंडिविजुअल कैलकुलेट और कंपेयर नहीं कर सकते हो।
Thus, in cases where IGST credit has been wrongfully availed and subsequently reversed, there will not be any interest liability if during the time period starting from availment to reversal, balance of ITC under IGST, CGST and HGST together has never fallen below the wrongful, मतलब 310 और 200 अभी तक ये फॉल शॉर्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है. Never fallen below the wrongly availed ITC even if the individual ITC का IGST का बैलेंस फॉल हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल इफ द टोटल बैलेंस फॉल बिलो द wrongly availed ITC on the extent of utilization by balance falls short. आई होप आपको दोनों ही क्लैरिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. यानी छोटा सा एक और क्लैरिफिकेशन है कि क्या कॉम्पेंसेशन सेस का जो क्रेडिट है वो आपका अवेलेबल हो सकता है, क्या जो भी अवेलेबल होता है क्रेडिट लेजर में, क्या उसको आप कंसिडर करोगे फॉर पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ wrongfully availed एंड यूटिलाइज्ड IGST, CGST और SGST. देखो, कंपेंसेशन सेस कभी भी यूटिलाइज नहीं हो सकता ICS के पेमेंट के लिए. ठीक है, वो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, कंपेंसेशन सेस का पेमेंट कभी भी IGST, CGST, SGST के पेमेंट के लिए यूटिलाइज आप नहीं कर सकते हो. डन सर? डन 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 डन. फुल चैप्टर डन. एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू प्लस रिविजन अच्छे से हो गया होगा. प्लीज अच्छा लगा होगा तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना जरूर. और नोट्स के लिए डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यस, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे आने वाले और रिविजन वीडियोस का पता चल सके. यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन ऑल द बेस्ट. टाटा, बाय बाय.